हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। ये यूनिट 3 है। यूनिट 2 और यूनिट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट 2 के मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे, क्योंकि एक पार्ट मेरा पहले का ही अपलोड था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा हो सो प्लीज़ उसको देख के आप प्रिपेयर कर लीजिए। सो यूनिट 3 अब मैं स्टार्ट करूँगी। यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों ही वीडियो आज जो है वो आपको मिल जाएंगे। एंड यूनिट 3 और यूनिट 4 में मैं वो चीज़ें लेके आई हूँ जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 से रिलेटेड। उसमें भी वही सारी डिटेल्स हैं, जो अमेंडमेंट हुए हैं आप उनको बस कंसीडर करिए। बाकी MCQ दोनों में इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूं। सो यूनिट 3 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यूनिट 3 का जो कोर्स है उसमें है डीम्ड इनकम, जिसको एग्रीगेशन ऑफ द इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इसकी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ज़्यादा MCQs में नहीं लिए, 30 MCQ लिए हुए हैं। सो आप प्रीवियस वीडियोस भी ले लीजिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट MCQs लिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब क्लबिंग, इनकम को क्लब करना है। तो क्लब करना का मतलब होता है कि दो लोगों की इनकम को क्लब कर देना। सो अब क्लबिंग इनकम की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। सेक्शन 60, 61, 62, 63, 64, ये जो 4 सेक्शन है बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सेक्शन 61 जैसे स्टार्ट में सब कुछ आपको मेंशन है। सेक्शन 61 की बात करें तो ये बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। मतलब हमारी इनकम तो ट्रांसफ़र हो जाएगी बिना एसेट्स को ट्रांसफ़र किए हुए। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सेक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेक्शन 61 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर चार्ट में कि इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडेड इन दी SSC टोटल इनकम। मतलब किसी और पर्सन की इनकम SSC की इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड हो सकती है। तो उसमें जो पहला आता है वो सेक्शन 60 आता है। और 60 में क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, हम इनकम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। ठीक है, सो ये 61 में आता है। 62 में क्या आता है, एक्सेप्शंस हैं, इसी 61 का एक्सेप्शन 62 में है, तो उसके बारे में बात की गई है। सेक्शन अगर हम बात करें 64 तो वो स्पाउस इनकम से रिलेटेड है। स्पाउस इनकम का मतलब है हस्बैंड टू वाइफ और वाइफ टू हस्बैंड। ठीक है, एंड 64 का सेक्शन 64 का सब सेक्शन 1A माइनर इनकम। माइनर्स इनकम मतलब चिल्ड्रन इनकम। तो ऑल इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, ऑल इनकम ऑफ द माइनर इज़ क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। मतलब अगर कोई बच्चों की इनकम होती है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड की जाती है। दोज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम, उनकी हम टोटल इनकम देखेंगे कि माइनर इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सेप्शन ऑफ 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड। मतलब 1500 रुपये की लिमिट है पर चाइल्ड की। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्सेप्शन इसमें भी है कि इनकम फ्रॉम दी मैनुअल वर्क होना चाहिए, स्किल्स, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड या फिर नॉलेज के बेस पे अगर है तो नॉट क्लब, उसकी वो इनकम को हम क्लब नहीं कर सकते हैं। एंड इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर किसी डिसेबिलिटी की वजह से माइनर चाइल्ड की इनकम है तो सेक्शन 80U शायद नॉट बी क्लब, तो उसको उसमें भी क्लब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम ऑफ सन्स एंड वाइफ। सो ये आप देख सकते हैं मेनली जो इसमें इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूरा मैं नहीं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली माइनर चाइल्ड का आपसे केस ज़्यादा पूछा जाएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का मतलब है कि अगर किसी बिज़नेस में लॉस हुआ है तो क्या उसको किसी और बिज़नेस की इनकम से, जैसे कि हमें पता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो मान लीजिए हमें इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस हुआ है, तो क्या हम उसको किसी और हेड की इनकम से लॉस को किसी और हेड की इनकम से रिकवर कर सकते हैं। सो ये बारे में बात करता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो सबसे पहला है कि इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। ठीक है, कि सेम हेड में हो जाए, जैसे कि लॉस ऑफ, अगर हम कहें कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो उसी बिज़नेस के गेन से जो है वो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एंड एक्सेप्शन है इसमें कि लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, एंड नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड उसके बाद है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि उसी हेड की इनकम को किसी और हेड की इनकम से क्या हम कवर अप कर सकते हैं। पहले वाले में हमने देखा कि सेम हेड की इनकम से, मतलब अगर हमें स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें लॉस हुआ है तो स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर हमें कोई भी इनकम हुई है तो हम उसी से कवर करेंगे। जैसे कि कैपिटल गेन से, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बट इंटर हेड का मतलब है कि लॉस अंडर दी हेड ऑफ दी पीजीवीपी। मान लीजिए पीजीवीपी का हेड का लॉस है तो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सैलरी। तो पीजीवीपी के हेड के लॉस को हम सैलरी के हेड से कवर नहीं कर सकते हैं। अगर स्पेकुलेशन लॉस है या फिर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस हुआ है या फिर लॉस फ्रॉम मतलब कि ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिंग है तो उसको कैन नॉट बी, क्या यहाँ पे लिखा है कि उसको भी हम लोग एनी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के भी हेड के लॉस को किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यह आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे अगर यूनिट 3 की हम बात करें। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के हेड की बात करें तो सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी हेड। सिर्फ जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड है अगर उसमें हमें लॉस होता है तो हम किसी और हेड की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट यही सिर्फ है खाली, बट एक्सटेंड 2 लाख, सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इंटर हेड एडजस्टमेंट में हम पीजीवीपी के हेड को सैलरी के हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके की अदर सोर्सेज की इनकम को किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल गेन की लॉस को कैपिटल अदर हेड के इस प्रॉफिट से मतलब गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जिसके लॉस को हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ तो कर सकते हैं बट सिर्फ 2 लाख रुपए तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। इसका क्या मतलब है कि क्या हम लॉस को आगे कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे टाइम लिमिट पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें एन एब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमें लॉस हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 8 ईयर्स। तो हम उसको कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड आगे ले जा सकते हैं, 8 सालों तक ले जा सकते हैं एंड सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक। ठीक है, एन एब्जॉर्ब लॉस बिजनेस लॉस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें कोई भी एन एब्जॉर्ब बिजनेस लॉस हुआ है तो उसको भी हम मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे हम ले जा सकते हैं। और किस इनकम के से हम लोग उसको सेट ऑफ करेंगे, सिर्फ पीजीवीपी के हेड की इनकम से ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 4 ईयर। अब आपको ध्यान रखना है कि सट्टे के व्यापार से अगर हमें कोई भी हानि होती है तो उसको हम आगे असेसमेंट ईयर जो मतलब कि असेसमेंट ईयर होता है मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट उसको हम सेट ऑफ किसकी इनकम से करेंगे, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की मतलब सट्टे के व्यापार के इनकम से ही हम उसको सेट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि लॉस अगर हमको कोई स्पेसिफाइड बिजनेस जिसको अंडर
सेक्शन 35 AD में बताया गया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए। ये सिर्फ यही एक ऐसी इनकम है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को जो कि सेक्शन 35 AD में बताई गई है उसको हम इनडेफिनिट पीरियड मतलब आगे कितने भी साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, और बट उसको हम सेट ऑफ किससे करेंगे, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही, प्रॉफिट से ही हम उसको सेट ऑफ करेंगे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हमें होता है उसको भी मैक्सिमम हम 8 ईयर्स तक ले जा सकते हैं, बट इसको भी हम सेट ऑफ करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की अगर हम बात करें इसको भी मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक ले जा सकते हैं और इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट कैपिटल गेन। अब वो देखिए लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही कर सकते हैं सेट ऑफ, बट शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन निकाल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉस ऑफ फ्रॉम एनी एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिंग कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 4 ईयर्स एंड अगेंस्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग, मतलब जो ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिंग का जो लॉस है उसको हम मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ हम उसकी इनकम से ही करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अगर हम क्लबिंग इनकम की बात करें इसमें आपको सेक्शन 60, 61 और आपको 64 का सबसेक्शन 1A माइनर चाइल्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इसमें आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात कर ले फाइलिंग रिटर्न, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है, रिटर्न ऑफ लॉस को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है, मिलिट्री रिटर्न को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है, रिवाइज्ड रिटर्न को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 5 में बताया गया है, डिफेक्टिव रिटर्न को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 9 में बताया गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में सेक्शन 139 के सबसेक्शन ए में बताया गया है, कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139 के सबसेक्शन ए में बताया गया है, सबमिशन ऑफ द रिटर्न, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आप छोड़ सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 140 के सबसेक्शन 1 में ए में बताया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए आपको इसमें जो याद रखने वाला है वो फर्स्ट एंड यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, सेल्फ असेसमेंट, ये सब थोड़े से सेक्शन आपको याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पूछी जा सकती है। तो 2 ड्यू डेट्स होती हैं एसएससी के लिए एसएससी के लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर होती है, बट कंपनी, अदर पर्सन या फिर फर्म, इन तीनों के लिए जो होती है वो 30 सितंबर होती है। 2 अलग अलग रिटर्न है, कंफ्यूज मत होइएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। चलिए आप थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि आप जल्दी से कर सकें। सो फर्स्ट है हमारा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ, किसकी इनकम में इंक्लूड करते हैं, माइनर चाइल्ड की इनकम में, माइनर चाइल्ड की इनकम इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ। सो पेरेंट्स की इनकम, यहाँ पे आंसर गलत है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेरेंट्स दोज इनकम इज़ ग्रेटर, मतलब मदर फादर इनकम दोनों में से जो ग्रेटर होगी उसकी इनकम में क्लब करते हैं माइनर चाइल्ड की इनकम को, ध्यान रखिएगा। क्लबिंग इन द केस ऑफ द ट्रांसफ़र एसेट्स इज़ रिवोकेबल, सो आफ्टर द लाइफ टाइम ट्रांसफरी इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द मदर और फादर, हाउ मच डिडक्शन, अगर हम मदर और फादर की उसमें क्लब कर रहे हैं माइनर चाइल्ड की इनकम को, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो 1500 रुपीज़ जो है वो डिडक्शन मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट माइनर चाइल्ड, यहाँ पे देखिए वही चीज़ पूछ लिया गया है फिर से कि माइनर इनकम जो है इज़ क्लब्ड फादर और मदर इनकम विच एवर इज़ ग्रेटर, दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें क्लब कर दी जाएगी। जो सेक्शन अगर हम बात करें क्लबिंग सेक्शन, तो मैंने देखा 60 से 64 तक क्लबिंग सेक्शन है। अगर हम बात करें इनकम ऑफ माइनर इज़ नॉट क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स टू दी फॉलोइंग लिमिट, तो 1500 से ज़्यादा हम उसमें क्लब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतनी ही इनकम में उसमें जो है वो एक्सेप्शन लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन स्पेचुलेटिव बिजनेस की जो है डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 17-18 एंड द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ,
किस बिज़नेस की इनकम से कर सकते हैं? देखिए ये स्पेक्युलेटिव बिज़नेस की नहीं है। स्पेक्युलेटिव बिज़नेस के लॉस को हमसे उसी के बिज़नेस की इनकम से कर सकते हैं, बट नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस के लॉस को हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस से जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इनकम ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। सो ध्यान रखिएगा कि स्पेक्युलेशन बिजनेस के लॉस को हम सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। लॉस ऑफ कार्ड गेम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी विनिंग इनकम हॉर्स रेसिंग को छोड़कर, चाहे वो कार्ड गेम हो, पज़ल हो, लॉटरी हो, उसको किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ हम कितने ईयर्स तक कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर 8 असेसमेंट ईयर तक, ये मैंने आपको पीछे बताया था। फिर लॉस ऑफ द स्पेक्युलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ 4 ईयर। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट में आपको, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, सो आप प्रीवियस जाके देख सकते हैं। तो 4 ईयर्स तक हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसको अंडर सेक्शन 35 AD में बताया गया, उसको इंडेफिनेटली पीरियड के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस ऑफ द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम PGVP, उसको सिर्फ 8 ईयर्स तक, सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स तक कर सकते हैं। और लॉटरी, कार्ड, पजल, गेम, उसको हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लॉस ऑफ द हेड ऑफ द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसको भी हम सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में। तो पावर, अगर हम बात करें, पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दिस इज़ द टॉप अथॉरिटी ऑफ द इनकम टैक्स। तो इसकी पावर क्या होती है? फ्रेमिंग द इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स के रूल को फ्रेम करने की पावर किसके पास होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास में। CBDT जो है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT कैन बी इन्फॉर्म थ्रू द फॉलोइंग मीडिया एंड अथॉरिटी विल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी। किसके थ्रू इन्फॉर्म करती है? थ्रू द नोटिफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। असेसिंग ऑफिसर में इंक्लूड होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और टैक्स ऑफिसर। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें लास्ट चेंज जो होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, वो क्या होती है? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। आप अगर चाहें तो ये चैप्टर में भी देख सकते हैं, ऐसे मेहरोत्रा की बुक में पूरी एक चेन लिखी हुई है अथॉरिटीज़ की, किसके बाद कौन सी अथॉरिटी होती है। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हु कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो CBDT कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। CBDT का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टॉप अथॉरिटी कौन सी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वही CBDT जो है वो टॉप अथॉरिटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। रिटर्न ऑफ इनकम, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटिंग, किस अंडर सेक्शन में सबमिट किया जाता है? 139 के सबसेक्शन A में। पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन के बारे में किस सेक्शन में बताया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को हम लोग एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीअसेसमेंट के बारे में सेक्शन 147 बताया गया है। जो सेक्शन फॉर द नोटिस ऑफ डिमांड, इसको किस सेक्शन में बताया गया? 156 के बारे में। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल या फिर SSC 31 जुलाई, बट इन द केस ऑफ द फर्म 30 सितंबर। ठीक है, इंडिविजुअल हैविंग अ इनकम ऑफ सैलरी, अगर कोई इंडिविजुअल को इनकम हो रही है सैलरी से या फैमिली पेंशन से, तो उसके लिए वो कौन सा फॉर्म भरेगा? ITR 1। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज़ कंपलसरी, सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो इनकम टैक्स SSC हो, इंपोर्टर्स हो या फिर SSC अंडर द सर्विस टैक्स हो। सो ऑल ऑफ दीज इज आर राइट आंसर। रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक इज डन अंडर सेक्शन 154। सेल्फ असेसमेंट के बारे में 4140A में बताया गया है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में 144 में बताया गया है। पैन कार्ड मस्ट बी कोटेड, कब जरूरी हो जाता है फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक? जब हमारा फिक्स डिपॉजिट 50,000 से ज़्यादा होता है तो पैन कार्ड मस्ट हो जाता है। लास्ट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा बिकॉज इसको 2019 में ही इंक्लूड किया गया है।
जो फेसलेस असेसमेंट होता है वो क्या होता है, तो असेसमेंट एक्सक्लूसिवली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ई प्रोसेसिंग के थ्रू, हम लोग ई पोर्टल के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जाके जो रिटर्न फाइल करते हैं वो होता है फेसलेस असेसमेंट, जहाँ पे कोई भी फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इसमें कवर अप कर लिए हैं। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारी कम्युनिटी पे चार्ट पोस्ट है, जैसे कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी ROI मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, हालांकि उसका वीडियो भी अपलोड है बट चार्ट भी अपलोड है। तो आप जाएँ तो फ्रिक्वेंटली अगर आप रिवीजन करना चाहें तो कम्युनिटी पे वो चार्ट देख के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरी ये 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, 4th यूनिट भी आज ही मैं अभी अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। पेपर के बाद स्टूडेंट रिव्यू ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा और मेरे वीडियोज़ आपके पेपर के लिए कितने हेल्पफुल रहे। एंड इंश्योरेंस की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ बिकॉज़ उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। सो आप उससे अपनी इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं पेपर की, इसीलिए मैंने उसकी वीडियो भी नहीं अपलोड की बिकॉज़ उसकी जो है वो सीरीज़ पूरी अपलोड है। तो आप प्लेलिस्ट में मैं उसका दे दूँगी लिंक, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।